घर रेंट पे, ये रक्षा दिहाड़ी पे। कल मेरे सारे घर में बच्चे भूखे बैठे रहे। आज मैं 1 किलो आटा लेके देखे हूँ घर में। ये मेरी किताबें लिखी है ना, ये देखो। क्या काम करते हैं आप? रक्षा चला रहा हूँ। एमए टीचर एजुकेशन पीटीसी। ये जनाब पीछे मोहम्मद सलीम साहब की सबसे ऊपर ये फोटो है। 3 लाख रुपए मैं लोगों का देना, तो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने लोगों के पैसे दे दिए। सर मेरा किराए पे है। अच्छा। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल 18,000 रुपया मुझे आया है। मेरा तो इस मौजू पे बोलने को भी दिल नहीं करता। जब अपने ही गला दबाने लग जाएं तो किसी से क्या शिकवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, मई 2023 में महंगाई की शरह 38% थी और इससे ठीक 1 साल पहले मई के ही महीने में जो महंगाई की शरह थी वो 13.8% थी। 13.8% कहाँ और 38% कहाँ। इस महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। ना आटे के पैसे हैं, ना दालों के पैसे हैं, ना चिकन तो आवाम सोच भी नहीं सकते जो उसकी इस कदर शदीद महंगाई है। आवाम इस सारे जो महंगाई के सारे जो अफियत है इसको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, अवामी सवाल है। आवाम से जानते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल किस तरीके की आपको बताएं? जो आपके दिल में आ रहा है आपने बताया। दिल में मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक बेटी है। घर रेंट पे, ठीक, ये रक्षा दिहाड़ी पे है। इसकी 400 रुपये मैं दिहाड़ी देता हूँ, 400 रुपया। अभी एक चुंगी अंबर अपना कैंची चुंगी पे सवारी उतारी है। अच्छा। 400 रुपये की सीढ़ी अड्डे से उतार के वहाँ से चलता 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 यहाँ आ गए खाली। उसमें मेरे को क्या बचेगा, क्या मिलेगा? कहने का मकसद है सुबह 1 किलो आटा दे। कल मेरे सारे घर में बच्चे भूखे बैठे रहे, कल मेरी बेगम और मेरी बेटी। आज मैं 1 किलो आटा लेके देखे हूँ घर में। किसके आगे जाके हम रोए, किसके आगे हम मिन्नतें करें? कहाँ से रोटी खाएं बताएं? मैं सिगरेट में नहीं पीता, पान में नहीं खाता, निस्वार में नहीं खाता, कोई नशा नहीं करता, कोई ऐप नहीं, कोई बैल नहीं। और ये मेरी उम्र है काम करने की, फिर मैं मजदूरी कर, और ये लोग मजदूरी भी हमें नहीं करने देते। क्या करें, किधर जाएं? सवारी भी क्या करे? सवारी के पास पैसे होएगी तो हमें देगी ना। पैसेंजर क्या करे बताएं पहले? जब एक आदमी के पास पैसे ही नहीं है वो हमें कहाँ पे अफोर्ड करेगा? किस तरफ जाएं आप बताएं? आप जुल्म, आप तो खुदकशी करने का तरीका हो गया। फिर खुद घर में डेली लड़ाई होती है, घर रोज बीवी से व्यस्त होकर निकलते हैं डेली, कोई दिन खाली नहीं जाता। किसको बताएं? ये हुकूमत है, किस चीज़ की ये हुकूमत है? इससे तो बेहतर ये किसी इंडिया को दे दे। हमें ये तो पता, हम पास रहते हैं। अब ये जो सानिया उन्होंने किया है, ये इंडिया के साथ लड़ाई की है इन्होंने, जो ये इन्होंने किया, जो नुकसान किया 9 तारीख को। किसके साथ लड़ाई की है? अपने मुल्क के साथ। अपना मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अपने मुल्क का खाना खराब किया इन लोगों ने। अंदर बातें बहुत हैं, किन्नी एक बताएं, किन्नी के बताएं? आपको बताएं, बचपन से लेकर ये बच्चा था, इससे छोटे थे कि हम ये सुनते रहे हैं तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है। उस टाइम 4 रुपये किलो देसी किलो की मिठाई लेके खाते रहे हम। आज लेके हमें ये फल खाना अभी तक नसीब नहीं हुआ। अभी तक मैंगो लेके नहीं देखे हमने, अभी तक नए नहीं किए। पैसे होंगे तो देंगे ना, पैसे होंगे तो लेंगे ना, ये मसला है। क्या जब घर में खाने को कुछ ना हो और बच्चों को, बेटी भूखी हो, बेगम जो है वो भूखी हो, और आप सारा दिन ऐसे मेहनत करके जाएं, लेकिन मेहनत के लिए घर से जाएं लेकिन सवारी कोई ना मिले। घर जाते हैं, आगे बेटी का चेहरा देखते हैं, प्यास से, कोई ठंडी चीज़ के इस्तेमाल से जिसकी ख्वाहिश बच्चियां करती हैं। मैं एक डबल रोटी का पीस खा के आता हूँ और सारा दिन भूखा रहता हूँ। पैसे से वो पैसे इतने होते नहीं जितने हम क्या रोटी खा लें बाहर से। बीपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। जाना तो घर में बच्चों के साथ ही जो है वो ही खाना, बाहर में खाना भी नहीं खाते, नसीब ही नहीं होता।
लोग इधर ज़ाया करते हैं, हम भूखे बैठे रहते हैं। फिर मज़े की बात है, ये एक आदमी LCD खरीदता है, वो लाख रुपए की उसने खरीद ली है, हमें किराया देने लगे उसको तकलीफ होती है। हमारे पास आके वो भीख मांगना शुरू कर देता है कि आप किराया कम करो, और जायज़ किराया भी मांगेगी, जायज़ भी, फिर भी बोलेंगे कम करो, फिर भी बोलेंगे कम करो, तो प्यार करो। उधर क्यों नहीं बोलते प्यार करो? उधर तो उठा के ले आते, आज एक चीज़ लेने आती है 10 रुपए की, कल उठा के ले जाते हैं 1000 रुपए की। उधर तो नहीं आसरा करते ही, उधर तो देते हैं, हमें देने लगे, परेशानी होती है। ये मसला है, और कोई मसला नहीं। बस क्या करें, जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजर जाएगी, आज नहीं तो कल मौत आ जाएगी, आनी तो है ही, लेकिन ये है कि अल्लाह मालिक कोई बात। सर हुक्मरानों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इन हुक्मरानों से मैं मानता ही नहीं हूँ हुक्मरानों को। ये हुक्मरान नहीं है, ये जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं। ये जुआ का मकसद सत्य है ना, कि लाख रुपया लगा के करोड़ों रुपये ये इकट्ठे, अरबों रुपये इकट्ठे करते हैं, अरबों रुपए ये इकट्ठे करते हैं, हमारे से करते हैं। ये जो भी ये नुकसान हुए हैं, ये इतना नुकसान ये किससे निकलेगा? ये हमारे तुम्हारे से निकलेगा, आवाम से निकलेगा ना, हमारी जेबों से निकलेगा ना। जलाने वाला तो जला कर टुर गया, किसने देने? हमने देने हैं, हमें हमारे से निकालने उन्होंने। उनकी एक गाड़ी जलती है, हमारे से लाखों गाड़ियाँ लेते हैं। हर चीज़ समझे, बच्चे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, अनपढ़ हूँ, मैं किसी मेरे से कोई बैठ के मुकाबला मौल भी नहीं कर सकता। हिंद सिंध फिरा हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, टैक्सी ड्राइवर हूँ, आज रक्शे पे ये मेरे हाथ काम करने वाले हैं, हाथों ये ज़रा दिखाएं, ये हाथ काम कर कर के ये नाज़िन कंडीशन है इस बंदे की कि इन्होंने पूरी उम्र खिदमत की है इस मुल्क की, अपने घर वालों की, और आज हालत ये है कि इस बंदे को तो वजीफ़ा लगना चाहिए था, इन लोगों को वजीफ़ा मिलना चाहिए। ये भी जो मगरबी ममालिक हैं उनकी तरह ही हैं, ये भी इंसान ही हैं, लेकिन इनका वजीफ़ा ये है कि ये यहाँ पर सवारी के पीछे 4 दफ़ा लेने गया हूँ, 3-4 दफ़ा, तो क्या कहते हैं जी आप नायाल है, आपको रोड आटा नहीं मिल सकता। किस वजह से नहीं मिल सकता? क्या मेरे पास जदाद है? मेरे पास तो अपना एक मरला जगह नहीं है, एक साइकिल मेरे नाम पे नहीं है। ये इस जानिब करें जी सर, ये मेरी किताबें लिखी है ना, ये देखो आपकी लिखी हुई हैं? हाँ मैंने लिखी है, ये देखो इंग्लिश पर लिखी है मैंने। एक और किताब है, दिखाएं। मैं इंग्लिश हूँ। ये किसकी? MA इंग्लिश की बुक है? मैं MA इंग्लिश हूँ। आप MA इंग्लिश? MA इंग्लिश हिस्ट्री पाक स्टडी MA। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चला रहा हूँ। ये नाज़िन पीछे इनका रिक्शा है, और अभी मैंने इन्हें देखा है, ये सवारी को ये साहब और ये भी आपका भी रिक्शा है, ये भी एक सवारी को 150-200 रुपए की पे उससे बात कर रहे थे, लेकिन 250 की तो 150 में जा रहा है, 300 वाली सवारी 150 में लेकर गया। वाली सवारी 150 में लेके गया, 300 का काम था, लेकिन मजबूरी के तहत 150 रुपए में लेके गया। सवारी नहीं है कि चलो मुझे कुछ तो बचेगा, वो 150 में ले गया। 150 में ले और गया। आप कितने कह रहे थे? हमारा 300 का काम है, 150 का हमारा खर्चा है, तो 150 में वो ले गया। चलो खर्चा ही मेरा निकल आए, तो क्या करेगा वो? सवारी नहीं है। और उस जी, तीनों बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद यहाँ पे सामने यूनिवर्सल इंश्योरेंस से जॉब करके अब फारिग हुआ हूँ। 2014 में मैंने रिक्शा बनाया। आजकल काम के ये हालात हैं कि 1000 रुपये लेके जाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर 1000 ले भी जाते तो वो किसी काम का नहीं। मतलब कि हम जाते 6 घंटे रिक्शा चलाते थे तो 1000-1200 कमा लेते थे। अब हम 24 घंटे रिक्शा चला रहे हैं, कमा क्या रहे हैं? 1000 रुपये, उसमें से 200 का खाना भी खाना है, पीछे रह गया 800 रुपये। 800 में 3 बच्चे पालने हैं, बीवी का खर्चा है, घर के बिल हैं, तो कि हमारा मतलब कि बिल्कुल ठीक। और हुकूमत अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है, और महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ना मार्केट में इनका कोई कंट्रोल है, ना ये करना चाहते हैं। सिर्फ ये गरीब बंदे को जो है ना दीवार के साथ लगा रहे हैं ताकि गरीब बंदा जो है ना वो बेबस हो जाए।
क्या करेंगे हम? खुदकुशियाँ करेंगे फिर या डाके मारेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये देखें जनाब, ये इजी वे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की ये बुक है। नीचे बाय मोहम्मद सलीम, MA इंग्लिश एंड MA हिस्ट्री एंड MA पाक स्टडीज़, MA टीचर एजुकेशन PTC। ये जनाब पीछे मोहम्मद सलीम साहब की सबसे ऊपर ये फ़ोटो है, और ये इस वक्त ठीक हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब जो हैं ये मौजूद हैं। ये इनका रिक्शा है। उस सवारी के पीछे मैंने इन्हें भी देखा है और इन्हें भी देखा है, लेकिन समझ 300 में आता था, कोई उन्हें 150 में ले गया। वो कह रहे हैं 150 खर्चा है। एक बंदा घंटों खड़े रहने के बाद जो है वो एक 150 रुपया नहीं पकड़ सकता, यानी 150 रुपया वो कह रहे हैं खर्चा है। तो अगर 150 वो कमा लेगा तो इस दौर में उस 150 का क्या बनेगा? ये जनाब सर बाकी भी आपकी किताबें हैं? ये भी मेरी। ये टेंसेस पे भी इनकी बुक है जी। उसके पीछे भी साथ फोटो है। एंड डायरेक्ट इन डायरेक्ट विच इज़ वेरी पर्टिनेंट फॉर द पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश। उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये थ्राइस चीज़ें जिनमें टेंसेस हैं, डायरेक्ट इन डायरेक्ट हैं एंड पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू लर्न दीज 3 थिंग्स। अच्छा मुझे सर ये बताएं, मेमारे कौम हैं आप, आपकी तालीम से हम लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं, आपकी तालीम से डॉक्टर्स बनते हैं, आपकी तालीम से लोग फ़ौज में जाते हैं और काबिल एहतराम ठहरते हैं। मेरे मुल्क का निज़ाम, आप में हमारे कौम हैं, मुल्क का निज़ाम कैसे देखते हैं? The condition of Pakistan is based on education. Yes. Education should be given technically, not verbally. The education of Pakistan is totally corrupted because it leads to jungle, not city. It is a waste of time and money. Why? Because it is based on observation only, not experiment. That is why unemployment is increased due to the technical education. When we see the सर आप इसी चीज़ को उर्दू में हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। बाज़ ऐसे भी हैं, क्योंकि ये तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको ये इतनी डिग्रियां दी हैं, वो तो हम उसको मुतरफ़ हैं आपके। इसके प्लीज़ उर्दू में आप जो शेयर करें। जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसकी बुनियाद ठहरती है तालीम। तालीम की जीत हार होती है। अगर फुटबॉल का मैच होता है या क्रिकेट का मैच होता है तो जो टीम जो होती है वो नहीं जीतती, उसका कोच ही जीतता है। कोच जो है उससे जब भी कोई टीम जीतती है प्लेयरों का नाम नहीं लिया जाता, कोच का नाम लिया जाता कि इसको ड्रिल किसने किया। वर्ल्ड लेवल की बात है। कोच जो है ना उसकी जीत होती है। उसकी नहीं कभी कोच वैसे तो आदमी तवाना होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन उसको क्या स्ट्रेटजी, उसको सियासत उसमें क्या चीज़ उसमें डालना ये उस्ताद का काम होता है। तो उसका उस्ताद की ट्रेनिंग जो है वो जीतती है। अब एथेंस और स्पार्टा वालों की जब जंग हुई थी तो स्पार्टा वाले हार गए। कदीम यूनान की बात कर रहा हूँ मैं। तो एथेंस वालों से पूछा गया कि आप क्यों जीत गए, तो उन्होंने कहा हमारा सिलेबस जीता। तो जब वो हारने वालों से पूछा आप क्यों हारे हो, कहना हमारा सिलेबस हार गया। तो बात यह है कि पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री। डेवलपिंग मीन टेक्निकल एजुकेशन। तो अब पाकिस्तान क्यों अनएम्प्लॉयमेंट में है, क्यों उनको नौकरियां नहीं मिलती? अब ये आदमी FA पास होगा, कोई BA पास होगा, कोई MA पास, PhD रक्षा चला रहे हैं। वाह, इसलिए कि ये पाकिस्तान की जो तालीम है वो बुनियादी तौर पर वर्बली है, ज़बानी कलामी। फूल कलियाँ खिलती हैं जी, कोयल बोलती है जी, बादो बारात ये वगैरह। मिस्टर चिप से पढ़ा के बुढ़े नहीं हो गए, बल्कि कैथरीन ब्रिज बन गया जी। मिस्टर चिप से पढ़ा के कैथरीन ब्रिज बन गया जी। तो असी मिस्टर चिप ही ना रहे। तो बात ये है कि मिस्टर चिप्स आपने भी पढ़ी, वो मिस्टर चिप्स मैंने भी पढ़ी, वो इन्होंने भी पढ़ी, वो इन्होंने भी पढ़ी। तो आप समझते होंगे कि अब हमें ये चीज़ें मीर तकी मीर सौदा काला पढ़ाने का क्या फायदा। एक ने MBBS डॉक्टर बनना, उसको 200 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर की उर्दू, और वो उर्दू आम नहीं है, उसमें फारसी और अरबी के अल्फाज हैं। उसने बेसिकली क्या बनना,
उसने बनना डॉक्टर। डॉक्टर बनना। तो डॉक्टरों के लिए ये क्यों तालीम दी जा रही है? उसको रिलेटेड आप दें, उसको बॉटनी दें, उसको बायो फिजिक्स दें, बायो केमिस्ट्री दें, उसको रिलेटेड किताबें दें। आप उसको मीर तक की मीर पढ़ा रहे हैं भाई, और गुलाम अब्बास पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? जबकि उसने तो इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई कुछ बनना है, कुछ। आप उनको स्टेज का जो अदाकार बना रहे हैं कि वो नज़में पढ़ें और लिखें, ड्रामे लिखें और ये पढ़ें। सलीम साहब, ये यकीनन वो आपकी बात अपनी जगह के सिलेबस यकीनन ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारी जो नई पौध है, हमारी नस्ल है, उसको स्टार्टिंग से ही पॉलिश करे और वो उस मैदान में आए। जैसे कि दूसरे ममालिक की हम बात करते हैं कि जैसे वैसा उस लेवल का निसाब हो, उस तरीके का जिसमें कि तरक्की के ज़्यादा जो है ना वो उसमें से चीज़ें फूटें। मुझे ये बताएं, मौजूदा हालात में क्या देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा न सिर्फ आप बल्कि बेशुमार डिग्री होल्डर्स जिनकी अभी एज है, ठीक है, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और वो पढ़ लिख के वो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचे? वो अपने जो उनकी जगह है उस सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे? वो मैंने बता दिया कि अब मैं 64 साल का हो गया हूँ। 27-28 साल मैंने अप्लाइयों में मैंने गुजारा, लेकिन प्रोफेसर मैंने नहीं बना। जो मैंने 27 से 28 साल आपने अप्लाई की पर गुजारा, लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। नहीं, वो प्रोफेसर वगैरह को कुछ नहीं मिला। मैंने एमए इंग्लिश पर इतना पैसा लगा, इन पर तो दाखिला लेना मुश्किल होता है। एमए इंग्लिश, एमए एजुकेशन पर तो दाखिला लेना मुश्किल होता है, पास करने के बाद की बात है। मैंने मकान नहीं बनाया था, इस पर मैंने बताया। अब मेरे 3 मकान किराए पर हैं, जो किराए पर मेरा 2.5-3 लाख रुपए मैं लोगों का देना है, यानी कि मैं मकरूज हूँ इस टाइम में। तो अब मैं मेरे जैसे तो 4 पहियों पर आराम करते हैं। मैं एमए इंग्लिश हूँ मैं, तो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने लोगों के पैसे दे दिए। आपको क्या पता कि मैंने क्या किया? इस पर मैंने पैसे लगाए, इसका रिगेन नहीं हुआ, मुझे वापस पैसे नहीं मिले। अब मैं तो मेरे पैसे वापस नहीं मिलते। मैंने कोई गलत पैसे तो नहीं। हर बच्चा स्कूल में, हर बच्चा स्कूल में, उसके बाद हर बच्चा जंगल में, हर बच्चा बाद में जंगल में, हर स्टूडेंट जंगल में। तो तालीम के बाद करें आप जंगल में जाओ, फिर हमें जंगल में भेज दिया जाता है। डिग्रियाँ लेकर जाके फुटपाथों पर आप चले फिरें और अपने नौकरी तलाश करें, जबकि इनको काम ने बाद में ये पंचर लगाने वाली दुकान पर बैठे हैं, कोई बीएससी एमएससी, अनपढ़ों की दुकान पर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, कोई वेल्डिंग का काम सीख। इन्होंने मेहंदी लगाई हुई यूनिवर्सिटी वालों ने, क्यों नहीं उसको सिखा कर भेजते? या चलो रक्षा ही सिखा कर भेज दें, या तो दूर पर रोटियां लगाना उनको बता दें कि एमएससी के बाद ये काम तो करने के काबिल हो जाएं। तो ये बिल्कुल इन्होंने हमारी कौम का सत्यानाश कर दिया हमारी तालीम ने। मुझे बताएं BA करने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? एक मेरे पास सवाल है, कोई आदमी दुनिया का कोई आदमी मुझे जवाब दे दे। पाकिस्तान के BA कर लिया, MA कर लिया, अब क्या करेगा? अब मेरे को भांजी है, वो कहते मैंने MSc कर लिया। अब चाची को क्या करूं? मैं कहता तुम भी रक्षा सीख लो। अब मैं क्या कहता हूँ, उसको भी रक्षा सीख लो और नौकरी तो तुम्हें मिलनी नहीं है। अब MSc के बाद वो मैंने कहा आप रक्षा सीख ले, तो बाद में रक्षे पर ही आना है। तो ये तो मैं MA इंग्लिश हूँ, MA जो भी रक्षे पर हूँ। आपने MBBS डॉक्टर को नहीं आने देना रक्षों पर, वकीलों को नहीं आने देना। वकील भी चुपके रास्ते में मिलते हैं, वो भी रक्षा चला रहे हैं। MBBS डॉक्टर जो 70-80 लाख में आ रहा है, वो रक्षा चलाता, वो आपको नज़र आएगा। आज सुन लें, पूरा पाकिस्तान सुन लें मेरी भी, ये अब सोने के साथ अब लिख लीजिए मेरी बात कि MBBS डॉक्टर रक्षा चलाएगा। अगर हालात हैं, ये हालात आगे आ रहे हैं या जो हालात अभी रक्षा चलाएगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। वो भी इसी तरीके फिर क्या कि यही लोगों की डोंकियां खोलते नजर आएंगे, चोरियां करते नजर आएंगे, फरार नजर आएंगे और इलीगल जो काम करने वालों के साथी बने होंगे। मुझे भी आते हैं स्मगलर, कभी हमारे साथ मिलो तो ये मिलो। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं बेहतर हूँ इसी पर। वो हम आपको कार देंगे, ये देंगे, बंगला देंगे। सर मुझे ये बताएं कि निज़ाम ठीक कैसे होगा? ये निज़ाम उस वक्त तक, हाँ ये निज़ाम पता क्या, ये निज़ाम मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका?
तरीका अगर ना हो तो मैं जुर्मदार हूँ, मुझे किसी किस्म की सज़ा दो। अगर पाकिस्तान में एक आदमी भी आपको बगैर ऐसे नहीं आपको नज़र नहीं आएगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारी तालीम इस्लामिक की बात कर रहा हूँ कि हर आदमी जहाँ काम करता है उसको इबादत का दर्जा दे दे कि मैं इबादत कर रहा हूँ। अगर एक आदमी मिलावट का काम कर रहा है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ये इबादत कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मिलावट कर रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है, इलीगल काम करता है। जब उसको कहेंगे आप, हालांकि अल्लाह ने भी कहा अल-कसबु हबीबुल्लाह, तो इंसान कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और इसको कहे कि ये जो काम करने वाले भी, काम करना भी इबादत है। जब हम इबादत का दर्जा देंगे तो ये जो 2 नंबर आदमी जो काम कर रहे हैं वो यानी कि नाइंसाफ़ियाँ जो कर रहे हैं, वो जब इबादत का दर्जा देंगे तो वो हट जाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि 50 रुपये का आटा मुझे इतना सा दिया, आधा किलो से कम होगा, मेरे को 150 रुपये किलो था। आज की बात मैं हल्फन आपको कहता हूँ, मैं हल्फन कि मैंने लेने गया, जब मैंने रेट पूछा मैंने कहा 50 का ही दे दो। अब 3-4 रोटियाँ तो मैंने बच्ची को भी दी, अपनी को खा के तो मैं आ गया। अब 50 रुपये में रेट बढ़ता भी नहीं है। 50 रुपये किसी वक्त किलो आटा आता था। तो बात यह है कि इन्होंने हमारी हांडियों पर हमला किया। आई बात, जब हांडियों पर हमला होता है ना, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, इट इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी। तो जब पॉवर्टी को, जब गुर्बत को जब छेड़ा जाता है तो वो इंतज़ार करे कि अब उसके ऊपर वो आने वाली चीज़ है, इनकलाब आने वाला। तो अब पाकिस्तान ने एक गरीब आदमी के हांडी के ऊपर बम गिरा दिया। अब ये वो फटा है, आदमी मर रहे हैं, 2 नंबर काम कर रहे हैं, टैक्सियाँ चलने पर आ गई हैं। आई बात समझ में, हर किस्म का गुजा गुजी जिन पंजाबी कहते हैं, गुजा गुजी काम कर रहे हैं लेकिन नहीं बता रहे। ये लाहौर के इस्लामाबाद जाके काम करके आते हैं, इस्लामाबाद वाले यहाँ आए हुए हैं मुतकी परहेजगारी, लेकिन 2 नंबर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुर्बत कुफर के करीब ले जाती है, तो जब आदमी गरीब होता है वो बम धमाके में भी मुलव्वस हो सकता है। बस तो अब ये लोगों ने जो तालीम दे रहे हैं, मेरे ख्याल ये नारे मारने के लिए है या कोई रैलियाँ बनाने के लिए है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान को ये क्या करना है। हालांकि आपके एम होते हैं, किसी मुल्क के आपकी तालीम के एम होते। मुझे ये नहीं पता कि जब से पाकिस्तान बना इनका एम क्या है। अब हमको क्या बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा। अब पेचकस भी लेना तो चाइना से लेना, जापान से लेना। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक चले सारी चाइना जापान, पाकिस्तान का एक भी नहीं आपको चीज़ मिलेगी। ठीक है। वो क्यों? बिल्कुल। क्यों? वो ये गवर्नमेंट नहीं ऐसा करती। वो अदारे खोले, यहाँ से लोगों को भेजे, जापान भेजे, वहाँ से ये चीज़ें मंगवाते हैं और तकनीक नहीं लेकर आते। अगर तकनीक लेकर आए तो इनका भत्ता जो है ना वो बंद हो जाएगा। टैक्स इनके जो लेते हैं लेन देन कुछ मुल्कों को, वो बंद हो जाएगा। उन्हें वहाँ से वो तभी हमें मिलेगा जब ये वो वहाँ से डिमांड आएगी बाहर। अगर यहाँ बननी शुरू होगी तो ये तो आराम से बैठे रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा वो जो ऊपर वाले जो लोग जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ना बनाई जाए। इंडस्ट्री में ये चीज़ खुद कबील होंगे तो हमें किसी ने देना कुछ। बिल्कुल। तो लिहाजा वो वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं, उनको कुछ मिल जाता है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा यही गुफ्तगू जारी रहेगी। घर रेंट पे, ये रिक्शा दिहाड़ी पे। कल मेरे सारे घर में बच्चे भूखे बैठे रहे, आज मैं 1 किलो आटा लेके देके आऊँ घर में। ये मेरी किताबें लिखी है ना, ये देखो। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चला रहा हूँ। MA टीचर एजुकेशन PTC। ये जनाब पीछे मोहम्मद सलीम साहब की सबसे ऊपर ये फोटो है। 2.5-3 लाख रुपए मैं लोगों का देना, तो मेरे साथ क्या हुआ? मैंने लोगों के पैसे दे दिए। घर मेरा किराए पे है। अच्छा। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल 18,000 रुपया मुझे आया है। मेरा तो इस मौजू पे बोलने को भी दिल नहीं करता। जब अपने ही गला दबाने लग जाएं तो किसी से क्या शिकवा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान में बढ़ते हुए मसाइल, आखिर उनका हल क्या है। हर बंदा जो है वो परेशान है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन में, या वो रिक्शा चला रहा है, वो कोई भी किसी के अंडर का काम कर रहा है, वो महंगाई के हाथों तंग है। इसी मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शकील है सर। शकील भाई, गुजर बसर सुनाएं, कैसा चल रहा है? सर इसमें से 800, 700, 500 घर मेरा किराए पे है।
अच्छा। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल 18,000 रुपया मुझे आया। मैं 18,000 आया? हाँ जी, 18,000 रुपया पानी का बिल आया। मैं कहाँ से दूँ? ऊपर से 18,000। भाई आपके घर में क्या क्या चलता है? पानी कितने इस्तेमाल करते हैं? सर कुछ भी नहीं, ना हमारे घर फ्रिज है ना कुछ है, बुरे हालात। तो क्या फिर मोहल्ले के जो है पूरे मोहल्ले को पानी देते हैं? नहीं सर, पता नहीं कैसे वो कह रहे हैं एक महीने का बिल है। हाँ जी, कह रहे नहीं उतारेंगे तो आपका काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे। बच्चे मेरे को गर्दन तोड़ बाहर हुआ था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे मसला हुआ, वो पुलिस वालों ने डॉक्टर को मारा है, उसका सर फाट गया और डॉक्टर वो उधर जनरल हॉस्पिटल में चला गया। मेरे बेटे को उन्होंने वहाँ से छुट्टी दे दी। अब वो मैं प्राइवेट करवा रहा हूँ इलाज। वो जिसने इलाज करना था वो तो चला गया जनरल हॉस्पिटल, उसने छुट्टी नहीं देनी थी। वो कह रहा था आपके बच्चे को ना गर्दन टोन बुखार है, इसका भी इलाज होगा, अब भी इसका महीना इलाज होना है। तो वो उन्होंने दूसरा नया डॉक्टर आया, उसने छुट्टी दे दी है। अब मैं बाहर से सारे रोज़ के इंजेक्शन जो भी है सर, इधर से दिहाड़ी लगाता हूँ, उधर पैसे लगा देता हूँ। प्राइवेट पे तो बहुत खर्चा आता है। लोग तो एक आम जो है आजकल तो आटा नहीं पूरा किया जा रहा, तो कैसे आप बच्चे का इलाज बर्दाश्त कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में? सर मैं दोबारा चिल्ड्रन में भी गया हूँ, वो कह रहे हैं आपके बच्चे को छुट्टी होगी, बाहर से इलाज करवाएं। इलाज भी नहीं कर रहे, इसमें मेरा कसूर है। पुलिस वालों ने वो डॉक्टर को मारा है, उसके बाद उसकी बेटी डेथ हुई है, उसके बाद 4 लाशें वहाँ पे 4 बच्चों की डेथ हुई है क्योंकि डॉक्टर रोड पे आ गए थे। डॉक्टर रोड पे आए हैं, पीछे से बच्चे सीरियस है जो उनकी डेथ होगी। मेडिकल 1 की बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो सर इसमें बेटा कैसा है आपका? अब भी सर उसको इंजेक्शन लगते हैं, दवाई मेडिसिन मिलती, ठीक रहता है, फिर बाहर 104 बाहर था उसको। दोबारा से सर हमारी आंखों में आंसू, हम दोबारा भागे, वहाँ पे चिल्ड्रन गए हैं, उन्होंने कहा नहीं इसको छुट्टी होगी, अब बाहर से इलाज करवाएं। अब हम किधर लेके जाएं? अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सलामत रखे। ये नाज़रीन देखिएगा, ये मेरे भाई हैं, हालत देखें कि बेटा बीमार है, उसे छोड़कर ये मेहनत करने के लिए आया है। पीछे इस मतलब पीछे घर वालों को कैसे वो छोड़ के आया होगा, सारा दिन क्या ज़हन में लिए बेटे की जुदाई, बेटे की। इस वक्त तो बेटे के पास होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि रिस्क और उसके लिए दुआओं का बंदोबस्त करने के लिए बाप, जिसके आप हालत देख रहे हैं कैसे निकला है, ऐसे लोगों को तो सारे वसाइल मुहैया होने चाहिए, इनके लिए हर चीज़ की आसानी, ऐसे लोगों को मुफ्त कर देना चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए। सर शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। ऐसे मसाइल में मेरे पाकिस्तान की आवाम ज़िंदगी गुजार रही है, बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आपने देखा। पीछे जब हमने उन बुज़ुर्गों से भी बात की थी जिन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर इन पाक स्टडीज़, मास्टर इन और भी एक उन्होंने जो है ना एक सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है, लेकिन नाज़रीन क्या उनके मास्टर की कोई वैल्यू हुई? 28 साल एक बंदे ने उन बुज़ुर्गों ने बताया कि मैंने 28 साल जो है वो अप्लाई किया है कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं। क्या ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है? ऐसे बंदे जिन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल की हो, कौम को जब पढ़ाएंगे तो यकीनन जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक लेवल के उस्ताद बनेंगे, एक लेवल के वो डॉक्टर बनेंगे और जो है वो सर्व करेंगे। आइए आगे चलते हैं, लोगों से और भी बात करते हैं क्या सिचुएशन है इस वक्त। ये साहब आए, इनसे भी वन लाइनर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है जनाब ये मामलात, महंगाई और ये सारी चीज़ें? आपके सामने ही है, इस हुकूमत ने किसी किस्म का तो रिलीफ दिया नहीं लोगों को, ना गरीब आवाम के लिए सोचा, ना किसी बिजनेसमैन के लिए सोचा। अभी न्यू बजट आ रहा है, उसके ऊपर देखें इनके दिल में कोई रहम आता है या नहीं आता। क्या लगता है रहम आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके सामने 1 साल का पूरा क्राइटेरिया पड़ा हुआ है। हाँ। उसमें कोई आपको रिलीफ नजर आया पब्लिक के लिए? मई अभी जो मई है गुजरा है, मई 2023 में जो महंगाई है, लास्ट हफ्ते जो मंथ है
वो 38% थी। पिछले साल 2022 में मई में ही 13.8 एक साल पहले, और अब 38%। मेरी कौम का तो सर रहा ही कुछ नहीं है। आपकी कौम के पास सिवाय कुछ नहीं है, और यंग करीब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के बिल्कुल पास है। अगर आपके सामने एग्जैक्ट किस्म का फिगर आ जाए ना, ये हुकूमत मेहरबानी कर दे। दुख से ये दिल पे ये जख्म न लगाएं, बस मुझे इतना बता दें मेरी कौम को, हमारे नाज़रीन को, कि हम कैसे इन मामला से कैसे बाहर निकलेंगे, इस अफरियत से, तूफान से। सबसे पहले हमारी जो अवाम है उनको यकजा होना पड़ेगा। ठीक है। जो सबसे एलिमेंट जो फेमस किस्म का है, लोग जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमारी कौम यकजा तो होती नहीं है। ठीक है। दूसरा, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो गरीब मकाऊ है, गरीब के लिए नहीं है। अगर आपको कोई गरीब के लिए कोई पॉलिसी नज़र आ रही है तो मुझे आप मेंशन करके बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए तो कर कुछ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, इसी मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो महंगाई है 38% 2023 मई 2023 में, और 2022 में 13.8% कैसे आवाम जी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक। सर, ये मई 2023 में, यानी ये नेक्स्ट मंथ के एंड में, और अभी भी 38% महंगाई की शरह है। ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं है 38%। एक साल पहले 13.8% थी। महंगाई में इस कदर इजाफा क्या पहले भी कभी था ऐसा? पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन महंगाई की वजह से किसी को फ़र्क भी तो नहीं ना पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा? गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। अगर कोई एक चीज़ दिखा दे मुझे जो गाड़ी कोई रुकी हो पेट्रोल महंगा होने की वजह से, जो मार्केटें हैं उधर वही रश है, मकानात बन रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी गरीब लोग जो हैं वो पूरी कर ही रहे हैं। इस महंगाई के दौर में जो मुलाजम पेशा लोग हैं और मजदूर तबका लोग हैं वो ज़्यादा पिसे हैं। वो ज़्यादा पिसे हैं, यानी आप मानते हैं कि पिसे हैं? पिसे हैं, क्योंकि गाड़ियों वालों को तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी दुकानों वाले हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है लेकिन उनके नफ़े तो वही हैं। ठीक है, ठीक है सर। जब हुकूमत ने कहा कि टैक्स दिया जाए, तो क्या उन बड़ी बड़ी दुकानों ने, या उन बड़े बड़े जो कारखाने हैं या जो होटल मालिकान हैं, क्या उन्होंने आवाम से तो वो पैसे ले लिए टैक्स, लेकिन क्या हुकूमत को अदा किया? पता नहीं वो किया है या नहीं किया। ये एक ऐसा सवाल है, यही तो बात है कि आवाम से वो ले लिए। शॉपिंग करने कोई बंदा जाता है, अक्सर हम भी गुफ्तगू करते हैं, बिलों में तो टैक्स लग कर आता है, ठीक है, हम पे कर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस मद में जा रहा है। बिल्कुल। मेरा तो इस मौजू पे बोलने को भी दिल नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये कैफियत है कि अब मैं नून लीग का उस वक़्त का आदमी हूँ जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर खुराक पंजाब के बने। उस वक़्त से मैं वोट नून लीग को दे रहा हूँ, लेकिन जब अपने ही गला दबाने लग जाएं तो किसी से क्या शिकवा। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं कि महंगाई जो कि अपने फन फैलाए बैठी है, आम बंदा महंगाई के हाथों परेशान हो चुका है। रेट्स जो हैं चीज़ों के ऐसे बढ़ते हैं कि आम बंदे के लिए परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। ना गरीब के पास इलाज के पैसे हैं, ना ग़ज़ा के पैसे हैं, ना वो फ़ॉरेन टूर्स कर सकता है। फ़ॉरेन टूर्स की तो सोच भी नहीं सकता। चीज़ें महंगी होती हैं, इतने ज़्यादा इजाफा किया जाता है, और जब कम होती है तो चंद रुपए कम होती है। इसी मामले पर हम आम पब्लिक से बात करते हैं। मेरे साथ एक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या हालात वाक़यात हैं, हमारी जो आवाम है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए अहमियत की हामिल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। सर जी, काम शाम की सुनाए? बस जी काम गुजारा हो रहा है जी बस। सर जी, पेट्रोल सस्ता हुआ था, कोई हुआ फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं जी, बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम होता है तो 2-4 पे कम होता है। इसमें हमारा कोई मार्जिन नहीं बचता है, पूरे पैसे होते हैं, मुश्किल से घर की दिहाड़ी निकालते हैं। सर, क्या पेट्रोल का क्या रेट होना चाहिए जिसमें आप लोगों की बचत हो सके, गरीब आवाम? लीटर 150 रुपये लीटर अगर हो जाए तो हमें बचत भी होगी। अच्छा, हमारे घर में रिज़्क भी खुला जाएगा। ठीक है। इससे कम, इससे ज़्यादा होगा तो हमें बचते बहुत मुश्किल बचते हैं।
सर दिहाड़ी इन हालातों में कितने की लग रही है आजकल? तकरीबन 1500-1600 रुपया में टोटल कमाई होती है, 2000 तक शाम तक कमाई होती है, और उसमें से 1000 रुपये का पेट्रोल निकल जाता है और 1000 रुपया बचता है। नाज़रीन, टोटल कमाई एक बंदा सुबह से शाम तक मेहनत करता है इस धूप में कि जिसमें खड़े होना मुश्किल है। ये लोग खड़े हैं, ये सुबह से शाम तक खड़े हैं। शाम को कहीं जाके उनको आसूदगी होगी, लेकिन उस वक्त इन लोगों के घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, माँ बाप भी हैं, रिश्तेदारों को भी देखना है, दीगर सारे जो हकूक़ हैं वो अदा करने हैं। ऐसा ही है सर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। वो 1000 रुपया तो पेट्रोल की मद में चला गया, 1000 रुपये में क्या एक बंदे का घर चल पाएगा? 3 बच्चे हैं जी, बीवी है जी, खुद हैं जी। 1000 रुपये में क्या होता है? आप खुद समझदार है माशाल्लाह, कुछ नहीं बचता है। दूध पानी लेते हैं और स्टैंड का पैसे भी देते हैं और 1000 ख़त्म हो जाता है। ये रिक्शा आपका है? जी रिक्शा मेरा अपना है। नाज़रीन, ये अक्सर ये होता है कि रिक्शे भी किराए के हैं। उन लोगों के पास ये तो चले, शुक्र है अल्लाह ताला के, रब्बे कायनात ने इन पे करम किया, इनको ये अपनी सहूलत दे दी है। लोग तो कमीशन पे ये मामला करते हैं। सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कमीशन लेते हैं, दिहाड़ी भी लेते हैं, कुछ नहीं बचता। आजकल कारोबार बहुत ख़त्म हो गया, दिहाड़ी बहुत मुश्किल से निकल रही है, गरीब बंदा तो परेशान हो रहा है। सर किसकी तरफ देख रहे हैं इन हालात में? किसकी जाने, किससे उम्मीद लगाए बैठे? बस जी कोई अल्लाह का बंदा आ जाए नेक, जो गरीब को रिलीफ दे, गरीब सुकून में हो जाए, कारोबार खुल जाए। हम तो ये बंदा देख रहे हैं, कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। सर हुकूमत में PDM हुकूमत है, इसमें आखिर इतने ज़्यादा जो हैं वो सियासतदान बैठे हैं, किसी से उम्मीद नहीं है? हम तो नून लीग वालों के फैन हैं, नून लीग वाले चाहते हैं कि वो आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। उनके बदौलत कारोबार ठीक रहता था, गैस पेट्रोल भी सस्ता था, वो आ जाए तो बेहतर। सर मियाँ साहब की ही हुकूमत है अभी तो क्या लगता है कि वो फ़ायदा नहीं हासिल हो सका? वो अभी तक तो कोई नहीं हो रहा है जी, अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, ये हालात हम देख रहे हैं, मैं इधर खड़े होके देख रहा हूँ, आप आखिर मेरे आने से पहले भी यहाँ पर खड़े हैं। कितनी देर से सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं? तकरीबन घंटा हो गया इधर खड़े हैं, घूम रहे हैं। सार्जेंट आता है वो भी निकाल देता है, फिर चक्कर लगा के चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया, सवारी नहीं मिल रही है। और ये हाल रोड लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ हर 15 मिनट बाद सवारी आ जाती थी, अब कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हर 15 मिनट के बाद सवारी, लेकिन हमारे होते हुए जितनी देर हमने बात की है आपने देखा ही है, कोई सवारी नहीं, भाई खड़े हैं जी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने सुना, अवामी हमने जो गुफ्तगू थी वो आपको सुनवाई कि एकदम से जो महंगाई का तूफ़ान हमारी आवाम पर आन पहुंचा है और गरीब जो है वो पिस कर रह गया है। उसके लिए दिन ब दिन जो है ना वो मसाइल हैं, उसके दिन भी जो हैं वो तबाह हैं, उसकी जो रातें हैं वो भी मुश्किलात से भरपूर हैं। लिहाजा इख्तिताम, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि या अल्लाह, ए रब्बे कायनात, ए मालिकुल मुल्क, ए ज़ल जलाल वल इकराम, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम कीजिए। यहाँ पर बड़े गरीब लोग हैं, लोग यहाँ पर ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ही के करम से ज़िंदगियाँ बदलनी हैं, अपना करम कीजिए, इनकी ज़िंदगियों को बदल दीजिए। नाज़रीन, वक्त क्योंकि इख्तिताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।